नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, उत्तर प्रदेश की धरती से योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयानबाजी करी उसका फायदा कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। अब उसी के रास्ते जो है झारखंड पहुंच चुका है और झारखंड के बाद जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी ये नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कुछ जगहों पे देखा जाए तो दिल्ली NCR के अंदर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे आप देख पा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जी और आपके दर्शकों का, जो आपने इस तरह के मुद्दे को फिर हवा दे दी। ये क्या मुद्दा है? ये वो वाला मुद्दा है जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे को डराती है उसकी माँ, दादी, भाई, जो बड़े होते हैं वो डराते हैं, ए ये काम मत करियो, वो आ जाएगा। तो बच्चा डरता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके मन में वो डर हमेशा पैदा रहता है। जैसे भूत आज तक किसी ने देखा नहीं और भूत से सब डरते हैं, देखा तो नहीं भूत किसी ने। उसी तरह का ये नारा है कि हिंदुओं को डरा करके रखो, अगर इनके मन से डर निकल गया तो तुम्हारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। ये वो नारा है। इन्होंने कभी ऐसा नारा क्यों नहीं देते कि पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे और बटोगे? किससे बटेंगे भाई? मतलब तुम्हारे गुलाम रहे तो ठीक रहेंगे? किसको कहा इन्होंने? हिंदुओं को तो कहा। किसको कहा ये बटेंगे तो कटेंगे? किसके लिए कहा? क्या प्रदेश का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को बोल सकता है? यह संवैधानिक भाषा है या असंवैधानिक भाषा है? भारत के संविधान में लिखा है कहीं कटने का काम? काटने का काम मतलब हत्या। जब हत्या की बात प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा तो फिर तुम क्या कर सकते हो? लेकिन तब ये सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी समेत योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता जिस तरीके से कह रहे हैं, पोस्टर जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, खुद RSS के जो लोग हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के बयानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। आप लोग जो है कुछ अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ऐसा काटने पाटने की बात राष्ट्रहित की होती है या भाईचारे में एक साथ रहो, मिल करके रहो, ये भाईचारे की बात होती है? बताओ, राष्ट्रहित क्या होता है? राष्ट्रहित होता है कि राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित रहे और तुम राष्ट्र के नागरिकों को बांटना चाहते हो। तो तुम राष्ट्रहित की बात कर रहे हो, तुम राष्ट्र के लिए गद्दारी की बात कर रहे हो। नहीं, कैसे क्लियर होगा कि जो है वो ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? तो ये कैसे क्लियर होगा कि वो एक जाति समुदाय को लेकर कह रहे हैं? ये कैसे क्लियर होगा कि जैसे आपने कहा कि राष्ट्र हित के लिए है, तुमने इसे राष्ट्र हित के लिए कैसे जस्टिफाई कर दिया भाई? मैं ये कह रहा हूं, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। ये बताओ राष्ट्र के हित में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कटने का काम क्या है? काटने का काम बटोगे। किससे बट रहे हैं हम? बताओ, बट कैसे गए? बताइए। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं या अमेरिका के साथ खड़ा हूं या चीन के साथ खड़ा हूं? मैं अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। एक भी हिंदुस्तान का नागरिक कभी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, चाइना के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा, हिंदुस्तान के साथ खड़ा। तो कौन बट गया? आपको ये आवश्यकता कैसे पड़ी? जवाब यहां दे कि आपको ये शब्द कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको ये कहने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी कि किसान की फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, किसान की गन्ने की फसल का पेमेंट नहीं हुआ वो मिलना चाहिए, नहीं तो उन अधिकारियों को और उस मिल मालिक को जेल में ठूस दूंगा? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि एक पत्रकार की हत्या कर दी सरेआम? ये कहने की तुम्हें हिम्मत क्यों नहीं हुई कि बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि देश में महंगाई बढ़ रही है,
ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती तुम में? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती कि मेरे देश का नौजवान बेरोजगार है, मैं इन्हें रोजगार दूंगा? ये आपका ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती कि जो भी इंडस्ट्री आती है वो गुजरात चली जाती है? उत्तर प्रदेश से मुख्य प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में वो इंडस्ट्री क्यों नहीं आती? ये तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती, और ना किसी पत्रकार की हिम्मत पड़ती जो उससे पूछ ले। औकात नहीं किसी पत्रकार की जो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से जवाब मांग ले। क्यों नहीं मांगते? औकात नहीं है। अच्छा ताऊ जी, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि जैसे मैं टीवी डिबेट्स मीडिया में आजकल बड़ा चल रहा है, इसी तमाम मुद्दों पे जो है चर्चाएं की जा रही हैं, पक्ष के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि इसको आप राष्ट्र हित में, देश हित से जोड़ के देखिए, एकजुट होने की बातचीत की जा रही है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जाति समुदाय, जात पात से जोड़ के देख रहे हैं, भाई भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है? चलिए, इसको कैसे मैं तुम्हारी बात पे आ रहा हूँ जी। कि इसको राष्ट्र हित में जोड़ के देखिए। बता, इस देश में गद्दार कौन है? देश का जो नागरिक है, 95 नहीं 99% की मैं गारंटी लेता हूं, मेरे देश में 99% लोग जो हैं वो राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और गद्दारी कौन करता है? जिनके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं। जिन ब्यूरोक्रेट के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं। जिन उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लेंगे और देश की शिक्षा को खराब कर देंगे। ये गद्दारी है या नहीं है? जिन भारत के नागरिकों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो देश के साथ गद्दारी है या नहीं है? बता। तो वे गद्दार हैं, उन गद्दारों में तुम हमारे देश के नागरिकों को क्यों जोड़ते हो भाई? जी, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है महाराष्ट्र के पुणे से भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? तुमने ऐसे काम क्यों किए कि जनता को बंटना पड़ रहा है? जनता तो एक रहना चाहती है, और जनता एक थी। 2014 में तुझे वोटिंग करी, 2017-19 में तुझे वोटिंग करी। तूने जनता से किए एक वादा पूरा किया है। देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जाकर के बोला, शिक्षा पे बोला क्या, स्वास्थ्य पे बोला, महंगाई पे बोला, बेरोजगारी पे बोला, किसी एक मुद्दे पर बोला? नहीं बोला ना बोल सकता, क्योंकि है ही नहीं। 10 साल के अपनी किसी उपलब्धि पर नहीं बोल सकता। भाई, देश का प्रधानमंत्री आपको बनाया है, 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम अपनी उपलब्धि तो बताओ। एक उपलब्धि बताओ, 2 बताओ, वो उपलब्धि बताओ जो तुमने लाल किले से खड़े होकर के नारे में कहा है। लाल किले से तो देश का प्रधानमंत्री बोलता है, वहां तो कोई पार्टी का प्रचारक नहीं बोलता। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि इधर से आरोप लगता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, उधर से आरोप लगता है कि ये लोग जो है संविधान विरोधी हैं। और सुन, मैं सनातन विरोधी हूं, मैं देशद्रोही हूं, मैं गद्दार हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक एज ए नागरिक हूं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं। उसके लिए तो देश की 140 करोड़ जनता बराबर है। तो ये बता, तूने उन देश की जनता के लिए क्या किया? और ये देश के गद्दार क्यों कहे जा रहे हैं? तेरे साथ रहें तो देशभक्त, और तेरी गलत नीतियों का विरोध करें तो देशद्रोही। इसे किसने दिया सर्टिफिकेट कि ये बताएगा कि मैं सनातनी हूं या नहीं हूं? कौन है भाई ये? किसने दिया इसे सर्टिफिकेट? ये कैसे बताएगा कि मैं गद्दार हूं, मैं देशद्रोही हूं, अगर ये शब्द मैं प्रधानमंत्री के लिए कह दूं? एक चीज और भी है हरिंदर ताऊ जी, कि क्या लगता है कि इन नारों की अगर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, क्या लगता है कि यकीनन जो है सनातन से रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता व्यतीत होने लगी है कि नहीं, कुछ माहौल ठीक सा नहीं लग रहा है, एकजुट होने की बारी है, या फिर कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात है जिसकी चिंता सताई जा रही है? देखिए, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। जिस तरीके से चुनाव में ओबीसी और एससी एसटी कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से टूट करके बीजेपी की तरफ चला गया था 2014 में, और बम्पर वोट दी थी 2014 और 19 में। लेकिन 2024 के चुनाव आते आते एससी हो,
एसटी हो, ओबीसी हो, वो टूट चुका है। इनकी जितने भी जुमले थे वो उन जुमलों से ऊब चुका है। उसे दिखाई दे गया कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। महंगाई है, कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, नौकरियां जा रही हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र देश में छोड़ा नहीं इन्होंने। और ऊपर से राजनीतिक पार्टी जैसे अखिलेश यादव है, उसने एक पीडीए का एक फार्मूला बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाओं की, इनको बना के एक पीडीए बना दिया और उन लोगों को बताया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा आया। और उसी हिसाब से उसने उनका टिकटों का वितरण किया और ईमानदारी से टिकटों का वितरण किया। उधर जो है संविधान खतरे में जा चुका था, क्योंकि इनके लोग नारे लगाने लगे थे कि अगर हमारी 400 हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है। ये बात जनता के दिलों तक पहुंची, क्योंकि अंबेडकरवादी हर चीज को सहन कर सकता है। अंबेडकरवादी संविधान की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ देगा, वो संविधान की तरफ उंगली नहीं उठने देगा किसी की भी। अगर कोई अंबेडकरवादी है जो लोकतंत्र से प्यार करता है, तो वो जो सब था उससे इनकी जमीन हिल गई। तभी तो अखिलेश जी 37 सीट पर पहुंचे और वो तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। बीजेपी को क्या जरूरत है कि जो है उनको इस तरह के नारे देने की? अगर ये इस तरह के नारे दे के, अगर मैं एक चीज बता दूं, इस देश का मीडिया, अगर ये इन बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को पता था कि 2024 के चुनाव में तुम 200 से नीचे जा रहे हो, 200 से नीचे जा रहे हो, ये इनको पता था, तो इन्होंने एक परसेप्शन बनाया, अब की बार 400 पार, ये नारा चलाया, मीडिया को साथ लगाया, क्योंकि मीडिया तो गुलाम है। मीडिया में ये चलवाया, बहस कराई, जितना जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वो एग्जिट पोल, उनमें सब में पैसा जा करके सबसे चलवाया, 400 पार, 400 पार, 400 पार, सारे दिखा रहे थे। तो ये एक परसेप्शन बनाया, तब जाके इनकी 240 पर रुक गए, नहीं तो ये 200 से नीचे थे। चलिए ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि ये बटेंगे कटेंगे जो नारा है इन दिनों बड़ा जो है चर्चित में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, झारखंड के अंदर भी चुनाव होने हैं। और देखिए झारखंड के जो प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो भी लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपका? अगर पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहूँ बटेंगे कटेंगे वाले बयान से, क्या कुछ समझ में आ रहा है हरेंद्र ताऊ जी को, और इसमें कितना? देखिए, ना तो बटेंगे और ना हम कटेंगे, और जो बटने कटने की बात करेगा वो सत्ता से हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र ताऊ जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। बटेंगे कटेंगे वाले बयान को लेकर के लगातार इन दिनों जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर चुनाव के दौरान ही जो है इस तरीके की बयानबाजियां क्यों आती हैं, और जहां जहां चुनाव है वहीं पर ये नारे क्यों जो है चलाए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे की मंशा हो सकती है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।